नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि पर्यावरण परिस्थिति का है। मुख्य परीक्षा के लिए और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपके सामने है, जैव ईंधन से आप क्या समझते हैं? विभिन्न पीढ़ियों के जैव ईंधनों का सविस्तार उल्लेख करना है। साथ में बताना है कि प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधनों को खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा क्यों माना जाता है तथा इस समस्या को हल करने में तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं। जैव ईंधन एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन ईंधन है जिसे अल्प समय में कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत अनाजों, शैवालों, वनस्पतियों तथा पशुओं के अवशिष्टों से प्राप्त ईंधन को शामिल किया जाता है, जबकि जीवाश्म ईंधनों का निर्माण हजारों लाखों वर्षों के बाद प्राकृतिक तरीकों से होता है। पेट्रोल, डीजल आदि को जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में रखा जाता है। जैव ईंधनों से संबंधित पीढ़ियों की बात की जाए तो वर्तमान में 3 पीढ़ियां सामने आ चुकी हैं जैव ईंधन की, जबकि चौथी पीढ़ी की खोज में वैज्ञानिक वर्ग संलग्न है। जैव ईंधन की प्रथम पीढ़ी में खाद्य फसलों का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूसरी पीढ़ी में गैर खाद्य फसलों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार तीसरी पीढ़ी में शैवाल आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन के लिए गेहूं, मक्का, चीनी का प्रयोग एथेनॉल के रूप में किया जाता है। क्योंकि इसके उत्पादन के लिए खाद्य फसलों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, अतः इससे खाद्य सुरक्षा के समक्ष बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय पीढ़ी के खाद्य ईंधनों के उत्पादन के लिए गैर खाद्य फसलों जैसे लकड़ी, घास, बीज वाली फसलों और कार्बनिक अवशिष्टों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के लिए शैवालों का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः शैवालों में निहित जैव भार बायोमास को जैव ईंधन के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन के कई लाभ हैं। तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन के लाभ के बारे में जान लेते हैं। लाभ है, चूंकि तृतीय पीढ़ी में शैवालों का प्रयोग किया जाता है, इनका जैव भार काफी अधिक होता है, अतः कम कीमत में अधिकतम ऊर्जा की प्राप्ति संभव है। शैवालों में परंपरागत खाद्य फसलों की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, अतः एक प्रकार से तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन के द्वारा उत्पन्न खाद्य सुरक्षा संबंधी संकट का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। शैवालों पर आधारित जैव ईंधनों को डीजल, पेट्रोल, जेट ईंधन के रूप में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। सबसे बढ़कर शैवालों को अनुपजाऊ जमीन एवं पानी दोनों जगह उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे उपजाऊ जमीन को खाद्य फसलों के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जैव ईंधन निश्चय ही जीवाश्म ईंधन का विकल्प प्रस्तुत करते हैं। फिर प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन से उत्पन्न समस्याओं का निदान तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन पेश करते हैं, किंतु तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन से ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं जो चिंता का विषय है। इस समस्या के निदान के लिए वैज्ञानिक चतुर्थ पीढ़ी के जैव ईंधन की खोज में संलग्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान से है, बिग डाटा से आप क्या समझते हैं? नीति निर्माण में इसकी क्या भूमिका है? बिग डाटा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। बिग डाटा से तात्पर्य डाटा की बहुत अधिक मात्रा, उसके निरंतर प्रवाह तथा उसकी प्रोसेसिंग तकनीक से है। एक दशक पहले तक 1000 टेराबाइट बिग डाटा माना जाता था, परंतु अब इनकी कोटि पेटाबाइट तथा एक्साबाइट तक पहुंच गई है। बिग डाटा के अंतर्गत टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो आदि विभिन्न तरह के डाटा हो सकते हैं। इस तरह की विविधता बिग डाटा का एक प्रमुख गुण है। बिग डाटा मशीनी तथा मानवीय दोनों तरीकों से उत्पन्न होता है। ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट से उत्पन्न बिग डाटा बहुत बड़े मानवीय समूह के कारण उत्पन्न होता है, जबकि सॉफ्टवेयर लॉग, सीसीटीवी कैमरा, रिकॉर्डिंग मशीन द्वारा उत्पन्न बिग डाटा के उदाहरण हैं। बिग डाटा सामान्यतः सप्रयास उत्पन्न नहीं किया जाता, बल्कि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, परंतु इसके संग्रह और प्रोसेसिंग के लिए तकनीक की आवश्यकता होती है। बिग डाटा का संग्रह और प्रोसेसिंग परंपरागत तकनीक से संभव नहीं है। इतने बड़े आकार के डाटा को संग्रहित करना तथा उसकी प्रोसेसिंग करना अपने आप में एक चुनौती है। हडूप तथा ग्रीन प्लस बिग डाटा प्रोसेस करने वाली प्रमुख तकनीक है। कौन सी तकनीक है? हडूप और ग्रीन प्लस। बिग डाटा का प्रयोग कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। सोशल मीडिया से उत्पन्न बिग डाटा जनमानस की स्थिति को स्पष्ट करता है। विभिन्न उपभोक्ता वेबसाइट से उत्पन्न बिग डाटा उपभोक्ता की नापसंद की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। बिग डाटा से प्राप्त निष्कर्षों का प्रयोग नीति निर्माण को अधिक
सटीक बनाने में किया जाता है। नीति निर्माण में बिग डाटा का प्रयोग तो न्याय संगत है, पर नीति निर्माण के लिए पूरी तरह बिग डाटा पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि यह केवल एक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि नीति निर्माण में गहन तथ्यात्मकता सन्निहित होती है।